हेलो, मेरा नाम है विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 12th क्लास का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दो वर्ड आए हैं हमारे सामने, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। क्या है इनहेरिटेंस और वेरिएशन? इससे पहले एक छोटी सी बात हम डिस्कस करना चाहेंगे, और वो ये है कि हमने देखा है कि जो हाथी है, अगर वो रिप्रोडक्शन करता है तो उससे बेबी जो होगा उसका हाथी ही होगा। अगर मैंगो का पेड़ है तो उससे मैंगो ही मिलेगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? वो सब है आपका इनहेरिटेंस। मतलब the process inheritance, the process of transfer of character from one generation to next generation। दैट इज, अगर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन की अगर बात करूं तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें जो करेक्टर है वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और यही रीजन होता है कि आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं, सेब नहीं लगते। ये रीजन हो गया। अगली बात आती है वेरिएशन। क्या है वेरिएशन? का मतलब होता है चेंजेस, चेंज, बदलाव। और ये चेंज कब आते हैं? जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। अब चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली हो या सेक्सुअली हो, वेरिएशन आती ही है। बस फर्क इतना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वहां पर वेरिएशन लार्ज होती है। अगर इस चीज को हम देखें तो फॉर एग्जांपल एक मैंगो का पेड़ है, और उस पर अगर हम नोट करें तो जो मैंगो की शेप, साइज, वो एक जैसा नहीं होता। होगा मैंगो ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंगो सारे बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल होंगे। मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल वो नहीं होंगे। कोई बड़ा साइज, कोई छोटा साइज, कोई किसी तरफ से थोड़ा सा पिचक गया है, कोई किसी साइड से। तो इस तरीके से क्या आ गए उसमें चेंजेस, इनको बोलते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लार्ज अमाउंट में, एसेक्सुअल से भी आती है लेकिन स्मॉल अमाउंट में, और यहां पर वेरिएशन दैट मीन लार्ज अमाउंट में। अब जो इनकी स्टडी है, किसकी? इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। ये किस में आती है? तो एक ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स एक साइंटिस्ट था, नाम था उसका ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। इस नाम को याद कर लें, एक नंबर में आ जाता है, या आपके निट में भी या आपके एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? और बेसिकली वैसे भी जीके का क्वेश्चन बन जाता है ये, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट फॉर्म में बोल जाते हैं इसको जीजे मेंडल। ये है वो साइंटिस्ट जिसने इनहेरिटेंस और वेरिएशन की शुरुआत की थी। हालांकि इसके एक्सपेरिमेंट बाद में उन एक्सपेरिमेंट को प्रेफरेंस दी गई कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सही थे, लेकिन जब इनिशियली इसने किए थे तब उनको नकार दिया गया था। मतलब उनको ये बोल के कि राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए उनको रिफ्यूज कर दिया गया था। उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट में बातें कही थी, लेकिन बाद में
फिर वो एक्सेप्ट हो गया था। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मेंडल ने किस तरीके से इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताया, यानी कि हमें जेनेटिक्स के बारे में बताया, और ये बताया कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वेरिएशंस आती हैं, ये वेरिएशन सर्वाइबिलिटी में मदद करती हैं। दैट मीन वेरिएशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। दैट मीन ऑर्गेनिज्म में वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एंसेस्ट्रल टाइम से ये होता आ रहा है, जब ह्यूमन अराइज हुआ, तो तभी से क्या हो रहा है कि वो सिलेक्शन करता आ रहा है डिफरेंट एनिमल प्लांट्स को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली उसने ऑर्गेनिज्म और प्लांट को उसने निकाला है, यानी कि सेलेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट है, अब फॉर एग्जांपल वीट का एक प्लांट है, ये वीट प्लांट है। अब वीट प्लांट को उसने कैसे सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल उसके सामने 4 वीट की वैरायटी है, 4 वैरायटी है। एक वैरायटी में न्यूट्रिएंट ज्यादा है और डिजीज रेजिस्टेंट है, दूसरी वैरायटी सिर्फ डिजीज रेजिस्टेंट है, तीसरी वैरायटी में सिर्फ न्यूट्रिएंट है, चौथी वैरायटी में न्यूट्रिएंट है प्लस उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसको कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर पहले की बात करें तो ये डिजीज रेजिस्टेंस भी है, इन्वायरमेंटल की स्ट्रेस को भी कंट्रोल, मतलब इन्वायरमेंटल की जो स्ट्रेस है उसका भी, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ज्यादा पानी आ गया या कम पानी मिला पेड़ को तो ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो उसको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बोलते हैं। 10th क्लास में भी हमने चीजें पढ़ी थी। तो अब ये 4 वैरायटी उसके सामने है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसको सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट करेगा इसको। और अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, फॉर एग्जांपल 3 वैरायटी है उसके सामने, डिजीज रेजिस्टेंट है और न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसमें ज्यादा, डिजीज रेजिस्टेंट न्यूट्रिएंट वैल्यू है, और फॉर एग्जांपल एक और वैरायटी है जो इन्वायरमेंट के स्ट्रेस से बचाती है। अब फॉर एग्जांपल वो क्या करे, इसको और इसका क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद एक नई वैरायटी बन गई, 1, 2 और 3, तीनों करेक्टर हैं उसमें। तो नेचुरली तो वो नहीं थी, वो तो क्रॉस होके बनी है, तो आर्टिफिशियली वो एक नई बन गई, तो उसको अगर वो सेलेक्ट करता है तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया वो। ये था आपका जो ह्यूमन ने करेक्टर के अकॉर्डिंगली क्या किया, सेलेक्ट किया, और वो सिर्फ इसकी वजह से है, इनहेरिटेंस की, तभी तो करेक्टर ट्रांसफर हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। चलो देखते हैं हम। उसके बाद मेंडल ने किस तरीके से, और ये जो अभी बताया मैंने कि उसने आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया, ये हाइब्रिडाइजेशन में आगे चलकर आएगा, हम आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। चलो फिलहाल हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो इनहेरिटेंस पर फोकस करते हैं। तो इनहेरिटेंस, चलो देखते हैं इनहेरिटेंस मेंडल ने कैसे स्टार्ट किया। मेंडल ने एक अपने इस रिसर्च के लिए, मेंडल इनहेरिटेंस का जो रिसर्च कर रहा था, जो वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, उसके लिए उसने बहुत सारे प्लांट और एनिमल की स्टडी की। अब वो साइंटिस्ट तो था ही, तो उसने अपने गार्डन में पी भी उगा रखी थी, साइंटिफिक नेम पीसम स्टीवम, पी उगा रखी थी। तो उसने उस पी को ही सेलेक्ट कर लिया और उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया 1856 में, 1856 में। 7 साल चला, 7 ईयर उसने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, यानी कि 7 ईयर उसने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू 7 ईयर तक रखा। इन 7 ईयर में उसने क्या किया, जो उसका एक्सपेरिमेंट का जो एरिया था, जो सैंपलिंग साइज था, वो ज्यादा बड़ा था, लार्ज था, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो उसने डाटा बनाया था ना, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट में जो वो करता गया, लिखता गया, मतलब डाटा बनाता गया, और उसमें थोड़ा सा उसने मैथमेटिक्स भी ऐड कर दिया, क्योंकि वो मैथमेटिक्स भी था,
मैथमेटिशियन भी था, तो उसने बायोलॉजी में थोड़ा सा मैथमेटिक्स को ऐड कर दिया था। यहाँ थोड़ी सी उसकी एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट थे उनको मैथ समझ नहीं आता। तो डाटा जो उसने इकट्ठा किया था अपने एक्सपेरिमेंट से वो बहुत अच्छा था, उसको क्रेडिबिलिटी दी गई कि मेंडल का जो डाटा था वो जबरदस्त था, जो उसने इकट्ठा किया था अपने एक्सपेरिमेंट से। तो उसका एक्सपेरिमेंट था क्या, ये देखते हैं चलो। तो जैसे मैंने कहा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट लिया, और एक्सपेरिमेंट किस बारे में था? इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर, यानी कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर जाते हैं, वो ये साबित करना चाह रहा था। तो उसने पी प्लांट लिया, और इस पी प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर सेलेक्ट किए। 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर सेलेक्ट किए। अब वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या थे वो आपको याद रखने हैं। वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे: एक, हाइट; 2, सीड कलर; 3, सीड की शेप; 4, पोड कलर, पोड शेप; 6, फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। 7 करेक्टर: एक, हाइट, प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट; 2, सीड का कलर, सीड की शेप; पोड का कलर। क्या होता है पोड? पोड वो होती है जो मटर आपने देखी है, मटर का जो छिलका होता है जिसमें वो सीड्स निकलते हैं, दाने निकलते हैं, तो वो जो छिलका होता है उस छिलके को बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मटर और इस पर ये लगे रहते हैं इस तरीके से, तो ये जो होता है ये पोड होता है, इस छिलके को पोड बोलते हैं। तो पोड का कलर, पोड की शेप, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन, ये 7 करेक्टर उसने सेलेक्ट किए। एंड ईच करेक्टर हैव कंट्रास्टिंग ट्रेट। हर एक करेक्टर के 2 ट्रेट थे। ट्रेट बोले तो ये हम कह सकते हैं कि ये करेक्टर का एक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं ट्रेट्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेक्टर, ट्रेट। ट्रेट में मैंने क्या कहा? एक करेक्टर के 2 ट्रेट। क्या है वो 2 ट्रेट? हाइट, फॉर एग्जांपल जब सुनेंगे समझ में आ जाएगा। हाइट है, अब हाइट प्लांट की टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है, यानी कि शॉर्ट। अब प्लांट लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और पी प्लांट में ये था कि कुछ प्लांट उसने टॉल लिए और कुछ उसने ड्वार्फ लिए थे। दूसरा, सीड का कलर। सीड के कलर भी 2 थे, 2 कलर के सीड थे। एक येलो कलर के सीड थे और दूसरे ग्रीन कलर के सीड थे। शेप रिंकल्ड, रिंकल्ड बोले तो ये पिचके हुए, और राउंड, रिंकल्ड और राउंड। पोड की कलर सेम वही, ग्रीन, येलो। शेप की बात करते हैं। पोड की शेप होगी फुल और कंस्ट्रक्टेड। फुल और कंस्ट्रक्टेड का मतलब है, एक तो पोड आपने देखे होंगे ऐसे, और एक पोड होता है ऐसा, इस तरीके। थोड़ा ज्यादा बन गया ये, लाइक दिस। तो फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर अगर देखें तो फ्लावर का कलर था वाइट,
एन वलेट। पोजीशन की अगर बात करें, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल, यहां देख लेते हैं फ्लावर की पोजीशन, यहां अगर यहां था तो एक्सियल, और अगर यहां था तो टर्मिनल। फ्लावर अगर यहां तो एक्सियल, टॉपर है तो टर्मिनल। ये थे मेंडल के 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेट्स। इनको उसने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। चलो देखते हैं मेंडल का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन कैरेक्टर इनहेरिटेंस। एक कैरेक्टर को लेकर जो उसने इनहेरिटेंस किया था वो देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको 3 स्टेप में बांट दिया था, डिवाइड कर दिया था 3 स्टेप में, या ये कह सकते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप में उसने परफॉर्म किया। पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा था सल्फिंग। 1 2 3 उसने सिलेक्शन किया प्योर प्लांट्स का, हाइब्रिडाइजेशन किया और सल्फिंग की। पूरा इनहेरिटेंस का चैप्टर इन्हीं 3 बातों पर टिका है। अगर आपको ये 3 बातें समझ आ गई तो हमको ये समझ आ गया कि कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, कैसे वेरिएशन आती है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। प्योर प्लांट का मतलब है कि एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने हाइट का कैरेक्टर लिया एक। अब हाइट के 2 ट्रेट थे, टॉल और ड्वार्फ, मतलब बड़ा प्लांट और छोटा प्लांट, शॉर्ट प्लांट। अब ये श्योर करना था क्या ये प्लांट प्योर है। प्योर का मतलब अगर मैं इसको आगे रिप्रोडक्शन के लिए करता हूं या इसको मैं एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करता हूं तो क्या पता आगे चलकर पता लगे कि ये प्लांट जो है इसमें हाइब्रिड कंडीशन थी या इसमें हाइब्रिड कंडीशन थी। तो उसने ये श्योर करने के लिए कि हर जनरेशन में अगर टॉल प्लांट को मैं क्रॉस कराऊंगा तो वो टॉल ही प्लांट देगा, दैट मीन ये प्लांट प्योर होगा। सेम वही कंडीशन अगर ड्वार्फ प्लांट चाहिए उसे प्योर, तो प्योर के लिए उसने क्या किया, ड्वार्फ प्लांट को सल्फिंग के लिए छोड़ दिया, ताकि अगर उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन है तो वो सामने आ जाए। तो इसके लिए उसने सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट के लिए उसने क्या किया, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा। और वो प्रोसीजर ये है, हम जानते हैं कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि एक ही फ्लावर पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट लगते हैं, सेम टाइम पर मैच्योर भी होते हैं, तो सल्फिंग होती है उनमें, सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो पी का प्लांट जो टोल था, उस टोल प्लांट को उसने सल्फिंग के लिए छोड़ दिया। जब टोल प्लांट का मेल पार्ट फीमेल पार्ट, यानी कि जब उसी प्लांट के, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये फ्लावर, ये सिंगल फ्लावर, एक ही प्लांट पर एक ही फ्लावर, और ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट। अब एंथर कहां गए, स्टिग्मा पर स्टिक किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बने। इन सीड को ग्रो कराया गया, और ग्रो कराने के बाद जितने भी सीड आए थे सबको ग्रो कराया, कैसे प्लांट आए, टोल, सारे ऑल प्लांट आर टोल, जितने भी प्लांट थे वो टोल थे। तो क्या किया उसने, इस प्रोसीजर को
20 से 25 बार कंटिन्यूसली किया। फॉर एग्जांपल अब ये टोल प्लांट आ गए, तो एक जनरेशन इसको क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन के ये आ गए। चलो इसको क्रॉस कराया, सॉरी ये दूसरी है, पहली तो ये खुद होगा, पहली दूसरी जनरेशन में सभी टोल थे, दूसरी जनरेशन के जितने भी टोल प्लांट आए थे उनको फिर सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया उसने, यानी ये कह सकते हैं हम उनको फिर से उनकी सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराई तो पता लगा टोल को टोल के साथ ही कराया था क्योंकि सेल्फिंग थी। नेक्स्ट जनरेशन में भी कैसे आए, टोल आए। तो उसने 20-25 बार ऐसे सेल्फिंग कराई, तो जब हर जनरेशन में टोल आया प्लांट तो श्योर हो गया कि हाँ ये प्योर प्लांट है। सेम उसने ड्वार्फ के लिए यही प्रोसीजर अपनाया, यानी ड्वार्फ प्लांट को उसने सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया और कंटिन्यूअसली सेल्फिंग कराता रहा काफी जनरेशन तक, तो वो श्योर हो गया कि ये जो है प्योर प्लांट है। तो ये था सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं हम कि जब दो डिफरेंट करैक्टर या ट्रेट को लेकर जब क्रॉस कराया जाए तो उसे कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। दो डिफरेंट करैक्टर के या ट्रेट के, सॉरी डिफरेंट ट्रेट के प्लांट को क्रॉस कराया था उसने। करैक्टर तो हाइट ही था लेकिन ट्रेट क्या हो गया था, एक टॉल था और दूसरा ड्वार्फ था। तो टॉल और ड्वार्फ अलग अलग ट्रेट्स हो गए, इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कराई। क्रॉस पॉलिनेशन कराने से क्या देखा उसने, जो F1 जनरेशन है, या ये कह सकते हैं इनको क्या कराने के बाद, क्रॉस कराने के बाद जो जनरेशन आई, यानी कि जो उसे सीड मिले, इसको बाद में समझेंगे F1 को, पहले सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, उसे सीड मिले। इन सीड को उसने जर्मिनेट कराया, ग्रो कराया। जर्मिनेट कराने के बाद जितने भी प्लांट आए सारे टोल थे। सरप्राइज हो गया देखकर, टोल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया था लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में तो सारे टोल आए। उसने क्या किया फिर नेक्स्ट, तीसरा स्टेप क्या था, ये तो दूसरा स्टेप था हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा स्टेप क्या था, सेल्फिंग। इस जनरेशन के जितने भी टोल प्लांट आए थे सबकी सेल्फिंग करा दी, जैसे प्योर प्लांट को सिलेक्ट किया था उसी तरीके से सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराने से सीड मिले, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बने। इन सीड को उसने जर्मिनेट कराया, जर्मिनेट कराया, फिर से सरप्राइज हो गया। सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि उसे अब इस जनरेशन में दोनों तरह की, यानी कि जो पेरेंट थे उन पेरेंट के आइडेंटिकल उन्हें प्लांट्स मिले, यानी कि टॉल प्लांट भी मिले और ड्वार्फ भी मिले। लेकिन रेशो क्या थी, रेशो ये थी, फॉर एग्जांपल अगर उसने 100 सीड्स उगाए थे, ग्रो किए थे, तो 75 प्लांट्स तो टॉल थे और 25 प्लांट्स ड्वार्फ थे। तो रेशो क्या आ गई, 3:1। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3/4, 1/4 रेशो आई ये। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट से, यानी कि इन तीनों स्टेप के बाद उसने एक कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन ये था कि उसने कहा कि समथिंग कुछ इज ट्रांसफर इन स्टेबल फॉर्म। कुछ जो है वो स्टेबल फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू गैमीट्स। गैमीट्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ और वो क्या है, स्टेबल है। कुछ ट्रांसफर हो रहा है स्टेबल फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और उस समथिंग और कुछ का नाम मेंडल ने दिया फैक्टर।
दैट मीन फैक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन स्टेबल फॉर्म थ्रू द गैमीट्स। आगे चलकर ये फैक्टर जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं आज? जीन के नाम से जानते हैं आज हम इसे। तो मेंडल ने उसे फैक्टर नाम दिया था। आगे चलकर जॉनसन था एक साइंटिस्ट, 1901 में इसने उस फैक्टर को जीन नाम दे दिया और उसने कहा कि जीन जो होती है ना, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस की यूनिट है। ऑब्वियस सी बात है, जब करेक्टर्स को यही लेकर जा रही है तो इनहेरिटेंस की यूनिट यही हो गई। और कमाल की बात ये थी कि ये जीन पेयर में पाई जाती है। उसने कहा पेयर में जीन जो है, मेंडल ने यह भी कहा था कि समथिंग is transferred from one generation to next generation through the gametes, and this something is present in pair which represent the traits। और वो something represent कर रहा है किसको? ट्रेट को। तो आगे चलकर वो क्या बन गया? समथिंग मेंडल के अकॉर्डिंग तो फैक्टर था, जीन बन गया। और जीन के जो डिफरेंट फॉर्म है जो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहलाई अलील। What is allele? The different form of gene is called allele। Example, tallness के लिए allele थी और dwarfness के लिए, यानी कि tall plant, tall character के लिए एक अलग allele थी और dwarf के लिए अलग allele थी। ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने इनहेरिटेंस को प्रूव किया था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन अलील्स को उसने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया था और फिर उसने इसको क्रॉस करके दिखाया था। तो आज के लिए काफी है, सिर्फ इसको पढ़ें, ये समझ आ गया तो आगे फिर सब समझ आएगा। थैंक यू।